क्या जमीन ऊपर आ रही है? और चलो एक बात, ये मैं आपसे पूछता हूं, एक टेबल पर अगर मैं एक बॉल को रख दूं तो बताओ क्या ये बॉल इनर्शिया में है या इस पर कोई फोर्स है? फिजिक्स में इनर्शिया का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि वो अपने स्टेट को रिटेन करे। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे, स्टेबल है तो स्टेबल रहे, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। सो इस टेबल में रखे बॉल के एग्जांपल में न्यूटन बोलेंगे ये इनर्शिया में है क्योंकि स्टेबल है, बट आइंस्टाइन बोलेंगे इस पर फोर्स है, एक्सेलरेशन का। इनफैक्ट जब आप बॉल को हाथ से छोड़ देते हो तब बॉल इनर्शिया में आ जाता है। ऐसे कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको मिलेंगे न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों की थियरीज को आमने सामने कंपेयर करोगे तो। बट अंत में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी थियरी के जरिए न्यूटन की थियरीज को इनकम्प्लीट प्रूफ करके बताया, और आज दुनिया यही मानती है। सो अगर आइंस्टाइन ने न्यूटन जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, ग्रेविटी, उसी को गलत प्रूफ कर दिया, तो आइंस्टाइन फिर भी न्यूटन को इतिहास के सबसे बड़े जीनियस क्यों समझते थे? क्या वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बस हम्बल बनने की कोशिश कर रहे थे? जिस तरह जब हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट रेटेड चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन से पूछा गया कि बेस्ट कौन है, तो उसने खुद का नाम स्किप करके अपने इंस्पिरेशन गैरी कैस्परोव का नाम बता दिया। I think Gary is the best of all time. और क्या हमें बचपन में जो कुछ भी ग्रेविटी के बारे में सिखाया गया, क्या वो सब कुछ गलत था? फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एग्जैक्टली यही जानेंगे कि क्यों हमें आज भी न्यूटन की थियरीज पढ़ाई जा रही है जबकि दुनिया जानती है कि वो इनकम्प्लीट है। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, उसके मैथमेटिक्स और उसके एक्सप्लेनेशंस में एग्जैक्टली क्या-क्या गड़बड़ियां थी जो कि आइंस्टाइन ने देखी और उसे फिक्स की। इवन हम ये भी जानेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट जो आइंस्टाइन की ग्रेविटी को विजुअलाइज करवाने के लिए दिखाया जाता है, कैसे ये मिसलीडिंग हो सकता है, जिस वजह से आप ग्रेविटी को ठीक से ग्रास्प नहीं कर पा रहे। और अंत में आइंस्टाइन ने न्यूटन में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने उन्हें खुद से बड़ा जीनियस बताया। ये सब एकदम रैशनली कंसीडर करके हम बेहतर जज कर पाएंगे कि दोनों में से ज्यादा बड़ा जीनियस कौन था। सो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपकी रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग को भयंकर तरह से चैलेंज करने वाली है। तो चले शुरू करें। आज से 400 साल पहले 1633 में रोमन चर्च ने गैलीलियो गैलीलाई को धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने अपने साइंटिफिक आइडियाज को प्रमोट करना बंद नहीं किया तो उन्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। गैलीलियो की खोजें बाइबल में लिखी बातें और उस वक्त की मान्यताएं को गलत प्रूफ कर रही थी। उस वक्त लोग ऐसा माना करते थे कि हमारी पृथ्वी सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है और सूरज और बाकी के ग्रह इसके चक्कर काटते हैं। इस मॉडल को जियोसेंट्रिज्म कहते हैं। मगर गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से खुद जुपिटर के 4 चांद देखे थे जो जुपिटर के चक्कर लगा रहे थे। इसका मतलब सब कुछ पृथ्वी के आसपास नहीं घूम रहा। वीनस के अलग अलग फेजेस भी देखे थे, जिसका मतलब वो भी सूरज के आसपास ही घूम रहा है। ये डायरेक्ट प्रूफ था कि कोपरनिकस का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सही हो सकता है और चर्च गलत। पर चर्च को यह सच मंजूर नहीं था और इसीलिए गलत नॉलेज फैलाने और धर्म के विरुद्ध जाने के जुर्म में 1633 में गैलीलियो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई। उन पर रिसर्च पब्लिश करना, किताबें लिखना और साइंस पढ़ाने सब पर बैन लगा दिया गया और 1942 में सच बोलने की सजा भुगतते भुगतते उनकी मौत हो गई। मगर वो कहते हैं ना, सच्चाई को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, कभी छुपती नहीं। इसे संयोग कहो या फिर क्या, ठीक उसी साल 1642 में, वो भी एग्जैक्टली क्रिसमस के ही दिन, एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जो इस दबी हुई सच्चाई को सभी के सामने लाकर ही रहेगा। मानो जैसे गैलीलियो ने एक जन्म ले लिया था, एक अलग शरीर में, क्योंकि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड के लिंकनशायर काउंटी में जन्मे आइजैक न्यूटन थे। सर आइजैक न्यूटन इतिहास के एक ऐसे मुकाम पर जन्मे थे जब साइंस जैसे सब्जेक्ट की बस ABC की ही शुरुआत हुई थी। न्यूटन एक ट्रबल्ड फैमिली से थे। उनके जन्म से 3 महीने पहले ही उनके अनपढ़ किसान पिताजी की मौत हो गई थी। जब वो 3 साल के थे तो उनकी माँ ने एक ऐसे पैसे वाले आदमी के साथ शादी कर ली जो न्यूटन को अपनाना तक नहीं चाहते थे। न्यूटन का पूरा बचपन इसी वजह से अपने माँ के गैर मौजूदगी में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गुजरा और इस फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट ने ही शायद उन्हें वो सदमा दिया जिसने उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ही अलग बना दिया। एकदम अलूफ रहना, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, चीजों को पकड़ कर रखना, एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव
बदला निकालना, ये कुछ डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं न्यूटन के जो आप उनकी बायोग्राफीज में जगह जगह देखोगे। जैसे उन्होंने बाद में अपने सिंस की एक लिस्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने टीनेज के थॉट्स को बयां किया था। उसमें उन्होंने ये लिखा कि एक पॉइंट पर वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उन्हें अपनी माँ और अपने स्टेप फादर को जला देने तक के थॉट्स आ रहे थे। बट एनीवे उनकी माँ का कुछ ही सालों में डाइवोर्स हो गया और वो वापस से न्यूटन के साथ रहने चली आई। 15 साल की उम्र में वो न्यूटन की पढ़ाई को छुड़वाकर खानदानी जमीन में खेती कराने के लिए लगाना चाहती थी, पर न्यूटन तो कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। इनफैक्ट खेती बाड़ी करते समय भी वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व किया करते। उनके स्कूल के हेडमास्टर ने न्यूटन में हुनर देखकर उनकी माँ को कन्विंस किया कि वो उन्हें पढ़ाई करने कैम्ब्रिज भेजे, जहां से ही न्यूटन के ग्रेटनेस की जर्नी की शुरुआत होती है। मतलब न्यूटन के सक्सेस में उनके हेडमास्टर का कितना बड़ा हाथ था, उनकी काबिलियत पहचान कर उन्हें सही डायरेक्शन देने में। अब सोचो अगर आज के हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही मेंटोर्स मिले तो। आफ्टर ऑल आईआईटी या नीट क्रैक करना सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक जुर्म करना, फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना और एक ही न्यूमेरिकल को मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व करना, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक मिशन है। और इसीलिए देश के फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की इसी मेहनत का सम्मान करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आरंभ। गेम ऑफ ज्ञान सारे की कैम्ब्रिज में ऐसा क्या हुआ जिससे न्यूटन के ग्रेटनेस की जर्नी की शुरुआत हुई। कॉलेज में एंटर करते ही वो कुछ ही दिनों में ये समझ गए कि यहाँ पर तो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे एरिस्टोटल के जमाने की फिजिक्स। एरिस्टोटेलियन फिजिक्स के हिसाब से ग्रेविटी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। हर एक ऑब्जेक्ट की बस एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो एक नॉन रेस्ट्रिक्ट स्टेट से रेस्ट्रिक्ट स्टेट में है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल को छोड़ने पर वो नीचे जमीन पर गिरकर स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी स्टेट ऑफ रेस्ट में आने की। अब मैं आपको एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब देना मुझे। मैं दो बॉल्स लेता हूँ, एक बड़ा ज्यादा मास वाला और दूसरा कम मास वाला। अब ऊपर से एक साथ छोड़ने पर कौन सा बॉल पहले नीचे गिरेगा? आपका कॉमन सेंस क्या बता रहा है? वेल, एरिस्टोटल के हिसाब से जिस बॉल का जितना ज्यादा मास होगा उसकी उतनी ज्यादा स्टेट ऑफ रेस्ट में आने की टेंडेंसी होगी और इसीलिए ज्यादा मैसिव बॉल पहले नीचे गिरेगा। बट न्यूटन को ये बात हजम नहीं हो रही थी। अच्छा, न्यूटन को उस जमाने के एरिस्टोटेलियन फिजिक्स की एक और एक बात हजम नहीं हो रही थी। दावा कि एक ऑब्जेक्ट को आगे मूव होते रहने के लिए कांस्टेंट फोर्स की जरूरत होती है। फोर्स लगाना बंद तो ऑब्जेक्ट का मूव होना भी बंद और वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि रिमेंबर हर ऑब्जेक्ट के पास तो नेचुरल टेंडेंसी होती है स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की। यानी कि एरिस्टोटल के लिए इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। सो नो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट और नो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। अब न्यूटन को क्यों ये नहीं जम रहा था? क्योंकि उन्हीं की एक इंस्पिरेशन गैलीलियो ने 1589 में ऑलरेडी लीनिंग टावर ऑफ पीसा में से एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि दो बॉल्स को एक साथ फेंकने पर दोनों बॉल्स वाकई में एक ही साथ नीचे गिरते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। सो ऑब्जेक्ट्स के मास का ज्यादा या कम होने का नीचे पहले गिरने पर ज्यादा कोई लिंक नहीं है। और इसीलिए सच्चाई की अकेले खोज करने के जुनून में न्यूटन मॉडर्न आइडियाज वाले साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स जैसे गैलीलियो, कोपरनिकस, डिकार्ट्स, कैवेलरी की किताबें सेल्फ स्टडी करने लगे। जस्ट इमेजिन, आप कॉलेज पढ़ने गए और कुछ ही दिनों में आप समझ गए कि ये तो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे और खुद ही पढ़ाई खुद ही करने लगे। ऐसी सोच वाले साइंटिस्ट कुछ अलग ही कर दिखाते हैं। उन्होंने एक स्पेशल नोटबुक भी बनाई थी, क्वेश्चने क्वाइडम फिलोसफी के नाम से, जिसका मतलब है सर्टेन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात लिखी थी। एरिस्टोटल मेरे दोस्त है, प्लेटो मेरे दोस्त है, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड है सच्चाई। अपनी यूनिवर्सिटी डेज में 4 सालों तक सेल्फ स्टडी करने के बाद न्यूटन को मोशन और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हासिल होने लगी। न्यूटन ने जब चीजों को नीचे गिरते हुए देखा तो उनके दिमाग में 2 पावरफुल थॉट्स आए और दोनों थॉट्स ने आगे जाकर 2 बड़े इन्वेंशंस किए। पहला थॉट, यार ये जो चीजें नीचे की तरफ गिरती है ना, क्या ये टेंडेंसी कोई फोर्स की वजह से है? और कहीं यही सेम फोर्स हमारे चांद को अर्थ के ऑर्बिट में बनाए तो नहीं रखा हुआ है? उस समय तक केपलर के लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन्वेंट हो चुके थे और इसीलिए न्यूटन को ये तो पता था कि चांद पृथ्वी के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, बट किसी को ये नहीं पता था कि आखिर क्यों। बस फॉर सम रीजन ये अज्यूम कर लिया गया था कि घूमता है। सो न्यूटन को बस किसी तरह ये प्रूफ करके दिखाना था कि जो फोर्स एप्पल को नीचे गिरा रही है वही फोर्स चांद को भी पृथ्वी के अराउंड घुमाए रख रही है।
और इसी तरह ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ। अब ये आइडिया उस वक्त ना एरिस्टोटल के जमाने के फिलोसोफर्स और ना गैलीलियो ना कोपरनिकस किसी को भी कभी नहीं आया कि एक फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है वो चांद को अर्थ के अराउंड कैसे घुमा रही है, चांद अर्थ से क्रैश क्यों नहीं हो जाता। मेरे से न्यूटन के ही एक थॉट एक्सपेरिमेंट न्यूटन कैनन बॉल के एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप पृथ्वी से कैनन बॉल कम फोर्स से शूट करोगे तो पृथ्वी उसे नीचे अट्रैक्ट कर लेगी और वो नीचे गिर जाएगा, और वहीं पर अगर आपने बहुत ही फोर्स से उसे शूट किया तो वो सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए स्पेस में उड़ जाएगी जैसे रॉकेट्स उड़ जाते हैं। बट अगर आपने ठीक उतना ही फोर्स लगाया कि अर्थ उसे नीचे जमीन पर भी ना खींच पाए और उसमें फॉरवर्ड एक्सेलरेशन भी उतना नहीं है कि वो सीधा स्पेस में ही उड़ जाए, तो वो हमेशा के लिए बस नीचे गिरता ही चला जाएगा पर कभी भी पृथ्वी के ग्राउंड को टच नहीं करेगा। इसे ही उन्होंने एक ऑर्बिट कहा कि जो फोर्स चीजों को नीचे गिरा रही है वही चांद को भी अर्थ के अराउंड घुमा रही है। बस उन्हें अब इसे मैथमेटिकली प्रूव करके बताना था। अब वो कैसे करते, जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरा थॉट जो उन्हें गिरती हुई चीजों को देखकर आया वो ये था कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसके नीचे गिरने की स्पीड को तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला से। बट प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला तो हमें उस ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने की सिर्फ एवरेज स्पीड को ही कैलकुलेट कराता है। अगर हमें लेट्स से ये पता करना है कि गिरने के एग्जैक्ट 2 सेकंड बाद उस एग्जैक्ट पॉइंट पर एप्पल की स्पीड या वेलोसिटी क्या थी तो उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका जवाब दे पाने के लिए ना उन्होंने लिटरली एक नए किस्म के मैथ को ही इन्वेंट कर लिया जो आज लिटरली 80% फिजिक्स में यूज होता है, कैलकुलस। फिजिक्स इज ऑल अबाउट चेंज एंड कैलकुलस डिस्क्राइब्स चेंज। यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है बदलाव। कैलकुलस एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो उन्हीं बदलावों को ध्यान में रखकर प्रेडिक्ट करता है कोई चीज कैसे इवॉल्व होगी। कैलकुलस मोशन को डिस्क्राइब करता है जैसे इक्वेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कैलकुलस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करता है जैसे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। कैलकुलस जनरल रिलेटिविटी को डिस्क्राइब करता है जैसे आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन। कैलकुलस क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करता है जैसे श्रोडिंगर्स इक्वेशन में। कैलकुलस थर्मोडायनामिक्स को भी डिस्क्राइब करता है और भी बहुत बहुत कुछ। सो न्यूटन ने बेसिकली पृथ्वी पर हो रहे मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना सीख लिया था। अब उन्हें बस स्पेस में हो रहे प्लैनेट्स के मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना सीखना था ताकि वो प्रूफ कर सके कि ग्रेविटी पृथ्वी पर और